हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 30 अगस्त का प्रथम शिफ्ट का मैथ का पेपर मेरे सामने है। दोस्तों, मैं पहले ही एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न पूछे हैं वो पूरा मेरे मैथ के जो फाउंडेशन बेस चल रहा है ना, उसी से हूबहू प्रश्न पूछे हैं। आपको यकीन नहीं है तो जाइए एक बार देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा। हूबहू क्वेश्चन छपा है, जो हमने पढ़ाया है वही प्रश्न छपा है, वही प्रश्न बाहर है। जिस टॉपिक को अभी तक हमने कवर किया नहीं है, किंतु जो टॉपिक को हमने कवर कर रखा है हूबहू उसका प्रश्न छपा है। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक एक प्रश्न को मैं हल भी करवाता हूं। आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। यही फायदा होता है आपका फाउंडेशन बेस का कि एक भी प्रश्न बाहर जाते नहीं है फाउंडेशन बेस से। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन को रूबरू करवाते हैं। देखिए, जो प्रश्न नंबर 76 आपका है, यहीं से आपका मैथ का क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट होता है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज यानी कि ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, 1 वर्ष का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना है, आपका 5% है। तो 2 वर्ष का बाद 2 वर्ष की हो रही थी, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10%। 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 10%। यानी कि जो उसका ब्याज है प्रतिशत में कितना है, 10 है, लेकिन रुपए में कितना है, तो रुपए में कह रहा है कितना है, 1600 है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो जब 10% के आगे एक जीरो लगाएंगे तो 100% हो जाएगा। तो यहाँ 1600 के आगे भी हम एक जीरो बढ़ा देंगे, 16,000 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब इस मूलधन पे कह रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 5% की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/20, यानी कि 20 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के साथ मुझे 21 रुपया मिलेगा। लेकिन मूलधन कितना हमारे पास है, तो मूलधन हमारे पास है कितना, 16,000। ठीक है, तो ब्याज के बाद पैसा मुझे ज्यादा मिलता है, इसलिए यहां ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। बात 3 वर्ष की हो रही थी, इसीलिए इसका 3 बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। 21 गुणे 21 यानी कि 21 का क्यूब, और 21 का क्यूब आपका कितना होता है, तो आपका होता है 9261। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 18,522, यानी कि 18,522 रुपया मुझे मिलेगा। लेकिन इसमें आपका मूलधन भी शामिल है, तो मूलधन को आपको घटा दीजिए। मूलधन कितना है, 16,000, माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 2 2 5 2, यानी कि 2522 रुपया कहाँ पे है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी पे है, और यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 77। देखिए प्रश्न नंबर 77 क्या कहता है। 77 प्रश्न कह रहा है कि 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 1 वर्ष होता है, और 1 वर्ष का आपका दर दिया है कितना है, 15% है। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका है 73,000। तो 73,000 का 15% कितना होता है, निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो ऐसे ही 15 45 की आपका कितना हो जाएगा, 5, और 15 7 105, 105 और 4 109, यानी कि 10,950 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा था आपका, करा कि 475 रुपये अंकित मूल्य और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। देखिए, तो 475 रुपये पे कितना छूट है, तो छूट कितना है, 15%। 15% का मतलब 15/100। अब इसको आप संक्षिप्त करके भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 से कटेगा 5 3 15, 5 से कटेगा कितने बार में, 20 25 100।
5 से फिर भी काट सकते हैं, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 नवा 45 और 5 पच्चे 25, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 95 में कितना होगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 9 3 27, 27 1 28 बटा में कितना है 4, 4 से भाग लगा देंगे क्या मिलेगा 4 7 28, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, 71.25 कहाँ पे लिखा है 71.25 ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा 79। देखिए 79 थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है पर है एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, लेकिन छूट पर 8% की बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए मान लीजिए कि अंकित मूल्य आपका 100 रुपये है, मान लीजिए आपका अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब इस पर दुकानदार क्या करता है 10% की छूट देता है, अर्थात 90 रुपये में वस्तु को बेच देता है। लेकिन इसके बाद से बेचता है, लेकिन इस पर 8% की दर से क्या करता है कर भी लेता है। तो 90 रुपये का 8% की दर से 8% की 90 का 8% कितना होगा, तो 90 का आपका 8% होगा, निकाल लीजिए या मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कितना होगा, या निकाल ही लीजिए। देखिए कि 90 का 8%, 8/100, 8/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 9 72 यानी कि 7.2, यानी कि कर कितना इसमें हो जाएगा 7.2 रुपया ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 97.2। ठीक है, अब क्या कहता है कि बिक्री सहित रूप में कितना देता है 34,200। तो यहां मेरे अनुसार इसकी वैल्यू कितना है, यहां विक्रय मूल्य मेरे अनुसार कितना है 97 रुपया 20 पैसा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है 34,020 रुपया। ठीक है, ये तो प्रतिशत में है। ठीक है, इतना प्रतिशत विक्रय मूल्य, इतना प्रतिशत, या फिर प्रतिशत नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितना, तो 34,020 बटा में कितना 97.2। अंकित मूल्य पूछा है और अंकित मूल्य कितना है 100 है, तो फिर 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना होगा 34,020 बटा में कितना 97.2 और इंटू में कितना 100। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 35,000। इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, हल करेंगे, थोड़ा जगह कम है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 35,000 और यही 35,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि x और 1/x का औसत m है तो x² और 1/x² का औसत क्या होगा। देखिए दो संख्या है, एक संख्या आपका है x और एक संख्या है आपका 1/x, और औसत का नियम होता है, कहता है कि पदों की योग बटा पदों की संख्या। तो दो पद हैं x और 1/x, इनका हमने योग किया और इसको हमने 2 से भाग दिया, क्या मिला औसत मिला, और इसका औसत कितना दिया है m दिया है। 2 को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा आपको x + 1/x बराबर क्या 2m। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो इसका वर्ग कर देते हैं और इसका भी क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना होता है ना, a + b के होल स्क्वायर से, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m²। x से x कट जाएगा, इसको 2 को उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 4m² माइनस का 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका औसत पूछ रहा है, यानी कि दो संख्याएं x² + 1/x² का मान कितना है कि
4m² - 2। इसका औसत ज्ञात करेंगे तो दो संख्याओं का योग बटा में 2, यानी कि दो संख्याओं का योग x² + 1/x² का योग कितना है 4m² - 2। तो योग है 4m² - 2। तो उसमें दो संख्याएं हैं तो 2 से भाग, जब 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2m² - 1, यही इसका औसत हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है 2m² - 1? ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कौन सा होगा 81। सब A to Z, यही एक प्रश्न जो 80 था अभी शायद पढ़ाई नहीं है, इसीलिए प्रश्न बाहर है, इसलिए प्रश्न बाहर है, क्योंकि अगर पढ़ा दिया गया होता तो बाहर नहीं होता। आगे कराए कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है। 9 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत कितना है 132 है। तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होता है। तो औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए औसत कितना है 132 है, यानी कि और संख्या कितना है 9 है, तो इसके पहले भी 4 होगा और इसके बाद भी क्या होगा 4 होगा। तो इसके पहले क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 130 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, फिर 126 हो जाएगा, फिर 100 कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, फिर इसके बाद भी 4, तो 134 हो जाएगा, फिर 136 हो जाएगा, फिर 138 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच हमसे अंतर पूछा है, तो घटा लीजिए, तो 0 और 4, यानी कि 10 में से 4 गया आपका 6, और यहाँ बच्चा आपका 3, 3 में से 2 गया आपका 1, 16, 16 कहाँ पे है, वही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ए नंबर विकल्प आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, इसको मैं साफ कर दूं। हाँ, प्रश्न नंबर कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, हमने ऐसे प्रश्नों के लिए आपको हम बताए थे कि कुछ मत कीजिएगा, 1 kg का प्रतिशत निकाल दीजिएगा। तो 1200 में 6 किलो, देखिए 1200 में 6 किलो, तो 1 किलो का दाम निकल गया, 6 से भाग कर दिए। प्रतिशत निकाल दीजिए 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है 25 चौको 100 1/4, यानी कि 6 दूना 12। ठीक है, यानी कि 200, और यहाँ काटेंगे 4 से कितना हो जाएगा 50। और ये 50 क्या है, अब का मूल्य है, वर्तमान मूल्य 50 है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो 25% की वैल्यू कितना है 1/4 है। क्या हुआ है 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि उसका मूल्य 4 था तो 1 रुपया बढ़ गया है, कितना हो गया है 5/4, यानी कि ये बढ़ा हुआ मूल्य है। तो पहले मूल्य इससे कम होगा, इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। 5 से काटेंगे, 5 दहा के 50 और 4 दहा के 40, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था 40 रुपया केजी था। कहाँ पे लिखा है 40 रुपया, 40 रुपया, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर आपका 83। प्रश्न नंबर 83 का है कि 0.05, 0. मैं लिख देता हूं 0.05, 0.05, 0.05, 0.25 और उसके बाद से 1.25। इसका क्या पूछा है, तो इसका आपका पूछा है
HCF। अब देखिए कंडीशन तो दो है, या तो इसको आप पहले बदल लीजिए किसमें, P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में बदल लीजिए और फिर अपनी बात ऊपर लगाइए, यानी कि ऊपर वाले का HCF और नीचे वालों का LCM। ये भी बात आपका सही है। और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसमें से जो छोटा है आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। छोटा कौन सा है, 0.25, यही आपका छोटा हो जाएगा। किंतु यदि आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कर सकते हैं कैसे, लेकिन थोड़ा सा टाइम की बर्बादी होगा। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कितना, 5/10। इसको लिख सकते हैं कितना, 25/100। इसको लिख सकते हैं कि 125/100। HCF के लिए हमने क्या बताया है, हमने बताया कि अपनी बात हमेशा ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ऊपर वालों का HCF तो 5 5 25 125 का जो आपका HCF हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और नीचे वालों का LCM कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। भाग लगाएं तो लगाएंगे क्या मिलेगा, 0.05, यही आपका उत्तर हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो छोटा वाला है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा आपका विकल्प सही है, तो आपका विकल्प नंबर कौन सही है, बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रश्न दिख रहा है। जो आपका प्रश्न है, 1 मिनट, अभी प्रश्न आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा होगा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। मैं इसको इरेजर करता हूं। कह कि 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिएगा। 30 टेबल का लागत मूल्य यानी कि 30 टेबल का जो क्रय मूल्य है, 30 टेबल का क्रय मूल्य यानी कि जो CP है वह क्या है, 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि SP के बराबर है। ठीक है, अब यहां से 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। अब यहां से SP का मान कितना, 30, और CP का मान कितना, 30 नहीं मतलब 3, 0 से 0 तो कट गया है। तो यानी कि CP और SP की जो वैल्यू है कितना गया, CP की वैल्यू 4 और SP की वैल्यू 3। यानी कि कोई वस्तु हमने 4 रुपये में बनाया और 3 रुपये में हमने बेच दिया, तो कितने का नुकसान हो गया, 1 का नुकसान हो गया है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, प्रतिशत के लिए आपका 100। तो 25 चौको 100 क्या मिलेगा आपका, 25%, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, पर जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं उसमें आपका ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है 25, यही 25 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, माफी चाहते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया आपसे। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गया है अभी करवा देते हैं। एक क्वेश्चन 85 था, एक क्वेश्चन आपका 85 था, 84 क्वेश्चन छूट गया है, अभी करवा देते हैं। देखिए मैं इसको इरेजर करता हूं। ठीक है, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कराए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 7 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। संख्या क्या क्या है, तो संख्या हमारे सामने है कितना, 4। उसके बाद से क्या है, 4 के बाद कहाँ गया प्रश्न, 6 है, फिर 7 है, फिर आपका 8 है, फिर आपका 9 है। कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में 3 शेषफल बचता है। पहले इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का वर्ग। आपको कौन कौन सी अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 2 की सबसे अधिक घात 3 है और 3 की सबसे अधिक घात 2 है, 7 तो अकेले है। इसको गुणा कीजिए तो 8 × 9 और इंटू कितना 7 ही होगा। तो फिर 8 सते कितना, 8 9 कितना होगा 72, 72 × 7 कीजिए। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ठीक है 8 9 सही तो है, ठीक है सही तो है। देखिए तो कितना होगा 7 दूना 14 के 4 कैरी 1 और 7 सत्ते 49, 49 1 50। अब 504 वह संख्या है जो
4, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 4 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी और 9 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा। लेकिन 3 शेषफल चाहिए ना, क्या चाहिए हमको? 3 शेषफल चाहिए, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, कितना होगा? 507। यही आपका उत्तर होगा। कहाँ पे है 507? ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी आप सही करके आ जाइएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा मूव करा देते हैं, इधर प्रश्न को मूव करा देते हैं। मूव हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ चलिए मूव हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत सुंदर सा प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस बनाइएगा। करे कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से, कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से क्या करते हैं? खरीदते हैं। फिर कह रहा है उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदते हैं। 10 रुपये में फिर से 5 की दर से खरीदते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अब पूरे लाट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो उसे हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, सुनिएगा कि हमने जितना संतरा खरीद के लाए होंगे उतने ही संतरे बेचेंगे। तो कह रहा है कि पहले बार में जितना खरीद के लाए हैं, यानी कि पहले बार में हम जितना खरीद के लाए हैं दूसरे बार भी उतना ही खरीद के लाए हैं। लेकिन यहाँ मैं देखूं तो पहले बार में मैं 4 संतरा खरीदा हूं, तो दूसरे बार में 5 खरीदा हूं, बराबर नहीं हुआ। तो बराबर करने के लिए इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ क्या होगा आपका 20, और यहाँ भी आपका क्या होगा 20। जब यहाँ 5 से किए मल्टीप्लाई तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ किए हैं 4 से तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितना होगा 10 पचे 50, और यहाँ कितना होगा 10 चौको 40, यानी कि 50 और 40 90 रुपये में हमने कितना संतरा खरीद के लाया? 20 और 20 40 संतरा हमने क्या किया? खरीद के लाया। ये हमारा क्या है? सीपी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। 20 रुपये में 9 की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। देखिए फिर संतरा यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ 40 संतरा हमने खरीदा है तो केवल 9 संतरा बेचेंगे। हमको जितना खरीद के लाए हैं उतना ही संतरा बेचना है। तो यहाँ पे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात तो बराबर। संतरा कितना हो गया? 9 चौको 36, 360 संतरा हमने खरीदा और 9 चौको 36, 360 संतरा हमने बेच दिया। जब इधर 9 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपका 40 है ना, 40 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितना हो गया? तो 99 81 810, और यहाँ 4 दूना 8 कितना हो गया? 800। इसको हमने खरीदा है और इसको हमने बेचा है, यानी कि 810 में हमने खरीद के लाया और 800 में बेच दिया। कोई भी वस्तु हम 810 में खरीद के लाए हैं और 800 में बेच दिए हैं, तो हमें क्या हुआ है? 10 रुपये का हानि हो गया है। और किस पर हानि हुआ है? तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 810, तो 810, और प्रतिशत के लिए क्या? 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या मिला? 100/81, यानी कि 81 एकम 81, 81 एकम 81, और 81 और 19 कितना? 100 बट्टा में कितना? 81। इतना प्रतिशत का क्या आपका हो गया है? हानि हो गया है। कहाँ पे लिखा है? 1 सही 19/81, 1 सही 19/81 ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो मैं इसको इरेजर करता हूं। प्रश्न नंबर 87 आपसे कराए कि 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति केजी और 21 रुपये प्रति केजी है। 17 रुपये प्रति केजी की दर से इस मिश्रण को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा? लगा दीजिए एलिगेशन, काम खत्म। ठीक है, एक का दाम कितना है? 11 रुपया प्रति केजी, और एक का दाम कितना है? 21 रुपया प्रति केजी। दोनों को मिलाकर कितना चाहिए? 17 रुपया प्रति केजी। लगाइए एलिगेशन। ठीक है, तो 21 में से 17 जाएगा, कितना कहेंगे आप? 4, और यहाँ
जब आपका 17 में से 11 जाएगा कितना 6, यही अनुपात है, इसको हल कर दीजिए, छोटा कर दीजिए तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, तो आपका लिखा है ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मैं इरेजर करता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखिएगा दर क्या दिया है 12.5%। कोई भी रुपया या धनराशि दोगुना होने के लिए उसे 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए 100%। यदि 10 रुपया है तो दोगुना होने के लिए 100% होगा, यानी कि 10 का 100%, 10 होगा तो 20 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी धनराशि को दोगुना होने के लिए माफी चाहते हैं, दोगुना होने के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए 100%। तो 12.5 है और इसको 100% पे लेके जाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि 8 × 40 के 0 कैरी 4, 12/94 400। ठीक है, 8 से तो कितना वर्ष 8 वर्ष। देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 8 वर्ष कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है और यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन सा प्रश्न 89, कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। 150 दिन में काम करना चाहता है, इसके लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त करता है। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम किया गया, देखिए 200 सैनिक मिलकर, 200 सैनिक हैं, कितने सैनिक हैं 200 सैनिक हैं और 50 दिन काम किए हैं, तो 1/4 काम किए हैं। 1/4 काम का मतलब क्या है कि यदि 4 काम है तो 4 काम में से 1 काम हो गया है, अभी 3 काम बाकी है। यही बात है ना, यही बात है। ठीक है, यही बात है। फिर क्या कहता है प्रश्न में, कहता है कि यदि 50 दिन में 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगा। देखिए 150 दिन में काम करवाना था, जिसमें से 50 दिन काम तो हो गया, बचा कितना 100 दिन। तो कह कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो मान लीजिए कि यक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो 200 श्रमिक पहले से थे, यक्ष श्रमिकों की और आवश्यकता है, तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। यानी कि 150 दिन में 50 दिन तो आपका काम हो चुका है, बचा कितना 100 दिन। 100 दिन में काम करवाना है। कितना काम करवाना है, तो 1/4 काम तो यहां पहले हो गया है, यानी कि 4 काम में से 1 काम हो गया है, बचा कितना 3 काम। यही 3 काम करवाना है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहां कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 50 दूना 100 और 3 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 100 यहाँ कितना हो जाएगा 300। 300 बराबर कितना 200 प्लस यक्स, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, 200 को इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर 300 में से 200 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 100। यानी कि 100 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको इरेजर करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर आपका 90 होगा ना, प्रश्न नंबर 90। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए तो प्रश्न बहुत आसान हो गया, ये प्रश्न बहुत आसान हो गया, करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या किसी में किसी से कोई संबंध है, तो संबंध है। ठीक है, ठीक ठीक, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए संबंध स्थापित, संबंध नहीं मिलता तो करना पड़ता, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, संबंध नहीं होता तो करना पड़ता। यहां देखिए मैं मार्कर को लेके चल रहा हूं, यहां देखिए
कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहां संबंध है, देखिएगा कि 12 पुरुष यानी कि मेल और कितने फीमेल, 12 फीमेल क्या करते हैं, एक काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है कि 2 पुरुष और 3 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए इससे कितना गुना है, ए इससे कितना गुना है, 6, यानी कि 6 गुना क्या है, ये कम है। ए भी देखिए 6 गुना कम है। तो जब ये 6 गुना कम है तो समय क्या लगेगा, इससे 6 गुना ज्यादा लगेगा। कितना, 60। कहां पे लिखा है 60, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है 60। किंतु यदि आप करना चाहते हैं बेसिक से तो वैसे भी हो सकता है। यदि आप हाँ कहें तो मैं कराऊं, लेकिन जब देखिए ध्यान से, जब इसमें क्या हो गया है, आपका स्पष्ट रूप से संबंध स्थापित हो गया है तो फिर करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे अनुसार आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी मार के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कमेंट कीजिएगा यदि बेसिक तरीका जानना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, नहीं तो मेरा फाउंडेशन बैच पूरा हुआ है समय और कार्य के नाम से, वहां जाके देख लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, इसकी गारंटी है। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, फिलहाल इसको मैं क्या करता हूं, इरेजर करता हूं। प्रश्न नंबर 91 है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः, ये कितना है, इस पे किसी जिसका पेपर है उसने इसको खंगाल डाला है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या, 59 है शायद। ठीक है, 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए 2 दिन पहले की क्लास है, हूबहू प्रश्न छपा है, 2 दिन पहले की क्लास है जब मैं करवा रहा था रेलगाड़ी वाला प्रश्न। फार्मूला क्या होता है, D = ST, D = ST। जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर, यानी कि 59 में से क्या हो जाएगा, 32 घट जाएगा। एक क्या हो, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई तो पूछा है, डी का मान पूछा है, तो चाल होगा, चाल घटेगा ना, कितना, 59 माइनस कितना, 32, और कितना सेकंड में पार कर लेती है, तो समय आपका दिया है 16 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए एक बात देखिए, आप समय को दिया है सेकंड में और चाल को दिया है किमी प्रति घंटा में, तो इस किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और जब किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। जब यहाँ घटाएंगे 59 में से 32 तो कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 27 इंटू कितना हो जाएगा, 5/18 इंटू कितना, 16, 9 से कटेगा, 9 3 27 और 9 दूना 18, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो 8 5 40 और 4 3 12, कितना, ट्रेन की लंबाई आपकी हो गई कितना, 120 मीटर। 120 मीटर कहाँ पे लिखा है, 120 मीटर ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगले पेज पे है, अगला पेज ला दिए और इसको थोड़ा सा हम इधर इसको भेज देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जगह मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 92 कर रहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन, वही प्रश्न देखिए, जब भी ट्रेन की बात आई 2 दिन पहले की क्लास को आप याद कीजिएगा, जो भी हमसे फाउंडेशन बेस से जुड़े होंगे या फिर ऑफलाइन के बच्चे होंगे उनको सभी पता होगा, वो तो धुआं धुआं करके आए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए कह रहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 33 मीटर लंबी, क्या हुआ जी, भग रहा है, कहाँ है, यहां हो जा, हाँ, करे कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय
लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही फार्मूला जो आपको बताया गया है कि d बराबर st। डिस्टेंस कितना है तो देखिए, अब डिस्टेंस दोनों का जुट जाएगा, क्योंकि ट्रेन की डिस्टेंस और क्या उसका सुरंग का डिस्टेंस। हमसे पूछा कि लगने वाले समय की 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जब वह व्यक्ति को पोल के खंभे को या फिर किसी खंभे को पार करती है कोई ट्रेन, तो उस खंभे को व्यक्ति की लंबाई को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो यहाँ पहले हम ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात करेंगे तो दोनों दूरियां जुट जाएंगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई 67 मीटर और सुरंग की लंबाई कितना, 33 मीटर। दोनों जुट गया। हमको स्पीड पता करना है तो यस रहने देते हैं, और टी का मान कितना दिया है, समय कितना सेकंड में पार कर लेती है, तो 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो 33 और 67 कितना आपका होता है, तो आपका होता है 100 बराबर कितना, s इंटू 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो s का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, लेकिन कह रहा है कि यह व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगा। तो फिर से एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, d इक्वल टू क्या, st। अब देखिए, अब व्यक्ति को पार करने के लिए, अब व्यक्ति की लंबाई तो 0, व्यक्ति की लंबाई 0, तो जितना ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या हो जाएगा, टोटल आपकी दूरी हो जाएगी। कितना ट्रेन की लंबाई है, 6.7, और समय कितना आपका है, 10 सेकेंड इंटू कितना, टी। तो टी का मान पता करना है तो 10 को उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 67/10 यही क्या है, समय है। तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 6.60 सेकेंड कहाँ पे है, 6.7 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी पे है, और यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए इस प्रश्न को मैं इरेज करता हूं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, सुनिएगा। कह कि निखिल और रितु की आय 2:1 है। आय कितना है, मैं कहाँ लिख दूं, यही लिखता हूं, 2 क्या है, 1 है। ये आय का अनुपात है, और क्या कर रहा है कि अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। खर्च का अनुपात कितना है, 5 क्या है, 3 है। और उनके बचत का अनुपात कितना है, 4:1 है। ठीक है, तो कहता है कि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत कितना है, 10,000 है। तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है, देखिए दोनों को, यहां देखिए दोनों को मिलाकर मेरे अनुसार कितना बचत है, तो आप कहेंगे 415। मेरे अनुसार दोनों का मिलाकर 5 रुपए की बचत है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं 10,000 की बचत है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 25 100, यानी कि 2,000। कितना हो गया, 2,000। तो एक की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू कितना है, एक की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 8,000। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक की वैल्यू 2,000, तो यहां फिर एक की वैल्यू कितना, 2,000। अब देखिए दोनों का मिला के 10,000 बचत हो रहा है। अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, अब तुलना, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 3 दूना 6, यहां से आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, 5 अंक 5, कितना अंतर आया, 1 अंतर आया। कितना अंतर, 1। यहां अंतर देखिए, 3 दूना 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, यहां अंतर 1। फिर यहां भी आप अंतर निकाल लीजिए, यहां का अंतर, तो आप कहेंगे 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24 और 5 का मल्टीप्लाई 2,000 में, तो कहेंगे 5 दूना 10, यानी कि 10,000। यहाँ एक जीरो और, तो एक की वैल्यू कितना हो गया, 24,000 में से 10,000 घट गया, क्या बच गया, 14,000 ना, 14,000। तो एक की वैल्यू 14,000, तो 2 की बचत यही ना, आय पूछा था ना, आय कितना है, यही है। तो एक की वैल्यू 14,000, तो 2 की वैल्यू कितना, 28,000। फिर एक की वैल्यू 14,000, तो फिर एक का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना, 14,000। तो 28,000 और 14,000 दोनों की आय है। कहां पर लिखा है, 28,000 14,000, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न
मेरे नोट से बाहर था, जो हमने आपको अभी इस चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है। अगर ये चैप्टर हम पढ़ा दिए होते तो ये भी प्रश्न आपका छूटता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, रेलवे के एग्जाम आने दीजिए, तोड़ दिया जाएगा एकदम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मैं इरेजर करता हूं। अगला प्रश्न कराए कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, ठीक है, 20% क्या करता है, प्राप्त करता है, 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जब वो 20 अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है। फेल हो गया है, ग्राफ नीचे। फिर आगे कहता है कि एक अन्य छात्र जो 30% स्कोर करता है, कितना करता है, 30% स्कोर करता है और वह 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, आवश्यक प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं, तो 30 और 20 का जो अंतर है वो आपका क्या होगा, 10%। बोलिए हाँ या ना। यहां देखिए, एक बार वो फेल हुआ है और एक बार पास हुआ है, तो यहां दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25। तो 10% का मान कितना है, 25 है, और पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ जब 10 के आगे हम 1 जीरो बढ़ाए हैं तो 100 हो गया है, तो 25 के आगे आप 1 जीरो बढ़ा दीजिए, पूर्णांक हो जाएगा। अब कहता है कि क्या पूछा हमसे, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 20% जो चाहिए, लेकिन 5 अंक से फेल हो गया है। तो आप क्या कीजिएगा, 250 का आप 20% निकाल दीजिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा आपका, 50। वो 50 अंक तो पाया लेकिन 5 अंक से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए उसे कितना अंक चाहिए, 50 और 5 यानी कि 55 अंक चाहिए। तो 55 अंक पाएगा तो पास हो जाएगा, कितना में से, तो पूर्णांक आपका 250 है, प्रतिशत के लिए कितना, 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 11 पचे 55, और 11 दूना कितना होता है, 22। यही 22% आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी इसके बाद हम लोग हिंदी और जीएस दोनों को देखते हैं कि हमारी संस्था से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। मैथ का तो हूबहू छपा है, केवल 2 प्रश्न छोड़ के, 2 प्रश्न छोड़ के हूबहू प्रश्न छपा है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता है कि बाहर होता, बाहर गया है प्रश्न। देखते हैं कि जीएस और हिंदी का कैसा प्रश्न आया था, कितने प्रश्न पढ़ाई में से है और कितने प्रश्न बाहर से हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं जीएस और हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।